सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार सर एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुके हैं, हम लोग आराम करेंगे। बिल्कुल करो, मैं मतलब लूंगा नहीं कि आपको आराम नहीं करना चाहिए, रेस्ट ले लो एक दो दिन। लेकिन बच्चों मुझे ये बताना है क्या पढ़ाई करना ये हमारे लिए लॉस होगा? नहीं, हमारे लिए फायदा ही होने वाला है ना। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को एक दो दिन आराम करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपना आराम करते हुए बाद में स्टडी कर सकते हैं दम से, कोई टेंशन नहीं। 2 दिन एंजॉय करो और लेकिन आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी कंप्लीट कर लेंगे अभी, क्योंकि 9 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक हो चुके, कुछ बाकी है तो कर लेते हैं, अभी है टाइम तो, है ना। चलो, तो हमारे पास सवाल है बच्चों आपके लिए, एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से सरफेस टेंशन कैसे क्रिएट होता है बताना है। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फेंकना आना चाहिए, बस मन से लिखता आना चाहिए इस सवाल में। मैं कुछ नहीं, देखो एक यहाँ पे ऐसे कुछ ले लिया समझो, और उसके अंदर वाटर डाल दिया, कुछ ले लिया मतलब जार गिर लेना है, उस जार में वाटर डालना है, ठीक है। और इस वाटर में 3 मॉलिक्यूल्स डाले जो कि नाम है ABC, इसका नाम C है। सबसे पहले क्या करना भैया, 6 पॉइंट लिखना है आपको, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 6 पॉइंट। पहले पॉइंट में हम लोग क्या कवर करेंगे सर बता दो, सरफेस फिल्म किसको कहते हैं? कौन सा पार्ट है सरफेस फिल्म का? जो ऊपर की लेयर, जैसे कि पानी, देखो ऊपर की लेयर जो होती है, जैसे कि मेरा हाथ है ऊपर डाल दिया समझो पानी के ऊपर, तो ये लेयर होगी तैयार, ऐसे जाड़ी होती है ना ऐसे। तो इस चीज को बता सकते हैं x डैश y डैश y, ये जो ऊपर की लेयर है भैया। अब तो मैं 3D डायग्राम नहीं दिखा रहा हूं ना, ऐसे देखो ये ऊपर की जो लेयर है, जैसे कि पानी के ऊपर कोई कपड़ा डाल तो पतला सा, तो वो कैसे लेयर बन जाती ऊपर पानी के ऊपर की, तो वैसे ही वो जो मॉलिक्यूलर यहां पे हम लोगों को ऊपर जो अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे इलास्टिक मेम्ब्रेन बनता है, इलास्टिक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, ठीक है। कैसे होता है मैं बताने वाला हूं धीमे धीमे, लेकिन ऊपर की लेयर जो है उसको सरफेस फिल्म बोलना है। बस ये सेंटेंस में आपको लिखना है, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया, आप लोग देख सकते हो उसमें। बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे सर हम लोग इसमें बता दो? कुछ नहीं बताना है, कितने मॉलिक्यूल्स लिए तो लिखना है मुझे यहां पे, है ना, मॉलिक्यूल्स A B एंड C, और वो कहां है बताना है। A इज द इनसाइड द लिक्विड, B इज द, है ना, कुछ सम पार्ट, मैक्सिमम पार्ट वाटर में है, लिक्विड में, बाकी ऊपर है, और हाफ पार्ट ऊपर नीचे वाला C मॉलिक्यूल से बताना है, बस खत्म किस्सा। इतना इजी? हाँ बच्चों इतना इजी पॉइंट लिखने। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, अब हमारी हिस्ट्री सही में चालू हो गई। बताना है कि मॉलिक्यूल्स A के बारे में, किसके बारे में? मॉलिक्यूल A के बारे में। A मॉलिक्यूल क्या है? इनसाइड द लिक्विड है। इनसाइड द लिक्विड होने के बाद इसके बावजूद, मतलब इसके बावजूद क्या पॉइंट बोलेंगे कि ये पूरे तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल को खींचेंगे ऐसे ऐसे, सब तरफ खींचेंगे भैया, सब तरफ, क्योंकि यहां पे एक फोर्स है और उस फोर्स का नाम है भैया क्या? कोई सी फोर्स एक्टिंग हो रहा है किसके ऊपर? मॉलिक्यूल्स A के ऊपर, सब तरफ। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इसका, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल A इज एक्टिंग, जो भी बोलना है एक्टिंग, कितना होगा भैया? 0। क्यों? क्योंकि भैया सब तरफ, जैसे कि सब तरफ खींच रहे ना ये मॉलिक्यूल्स को, इधर भी इधर भी इधर। अस क्या है? सबसे मेन है भैया कोई से फोर्स है, मतलब सेम सब्सटेंस का अट्रैक्शन हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा A मॉलिक्यूल के ऊपर वो क्या है? हमारे पास 0 है। बात समझ में आए? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड। देन फोर्थ पॉइंट लिखना है हम लोगों को, मॉलिक्यूल कौन सा लिखोगे आप? B का नंबर है। B का बता सकते हैं भैया मैक्सिमम पार्ट कहां है? वाटर, इनसाइड द लिक्विड है, और ऊपर का जो है वो एयर है, और एयर में थोड़ा पार्ट कम है, ठीक है। मतलब भैया यहां पे मुझे बताओ एयर की डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है। वाटर की डेंसिटी, गैस मॉलिक्यूल की जो भी मॉलिक्यूल्स होंगी उनकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो एयर मॉलिक्यूल की कम है, B मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर जो एडिसिव फोर्स है वो कम है भैया, लेस है। मतलब यहां पे लिख सकते हो एडिसिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, B इज लेस दैन है, लेस दैन किससे भैया? कोई सी फोर्स से। क्यों?
क्योंकि भैया ये पार्ट ज्यादा वाटर के अंदर है, इसलिए ये इस वाटर के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसको खींचते होंगे ऐसे जुम 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 जुम, है ना, सब तरफ खींचते होंगे, नीचे खींचते होंगे। तो डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो ज्यादा है ऊपर से। क्यों? क्योंकि ये इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल की ज्यादा है, इसके कारण इसको खींचेंगे ऐसे जुम 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 खींचेंगे भैया यस। और इसका जो फोर्स होगा इस बी मॉलिक्यूल पे वो पूरा पूरा क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स होगा। ये बात समझ में आ रही है? सब फोर्स कहां है? डाउनवर्ड फोर्स है। कहां पे? गैस मॉलिक्यूल ऑफ बी। चलो हो गया, खत्म किस्सा सर। मतलब यहां पे कोई सी फोर्स ज्यादा है इसके ऊपर, सिंपल सी बात, नो बकवास। हाँ मतलब नीचे ये ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है इसको नीचे खींच, ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे खींचा जा रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट आप लोग, मॉलिक्यूल सी। ओके सर, पांचवा पॉइंट मॉलिक्यूल सी। सी मॉलिक्यूल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये समझो गैस मॉलिक्यूल्स है, यहां पे एयर में ज्यादा पार्ट है उसका, हाफ और हाफ पार्ट नीचे है, लेकिन ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है और वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा है। इसके कारण भैया इसका भी जो फोर्स होगा ये सब नीचे होगा, ऐसे खींचते होंगे इस मॉलिक्यूल को, और खींचने के कारण देखो कोई भी चीज को खींच लो आप लोग ऐसे, तो वहां पे इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसी फीलिंग आ जाती है। तो इसका भी फोर्स जो होगा वो एडिसिव फोर्स लेस है और कोई सी फोर्स ज्यादा है। यहां पे भी, यहां सबसे ज्यादा है, इससे सबसे मतलब यहां इससे ज्यादा है नीचे खींचेंगे, यहां पे भी है डाउनवर्ड वाला फोर्स ज्यादा है, यहां पे भी यही कहानी, एडिसिव फोर्स इज लेस देन है ना, कोई सी फोर्स है, इसलिए कोई सी फोर्स ज्यादा होने के कारण यहां पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ऊपर एकदम ऊपर वाले उसको खींचेंगे, नीचे वाली मॉलिक्यूल खींचते होंगे इसको ऐसे, है ना, इसको खींच रहे, और इसके खींचने के कारण यहां पे 6 पॉइंट पे लिखना है आपको, यहां पे स्ट्रेच इलास्टिक, क्या बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन्स कहते हैं। मतलब भैया ये स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसी चीज होती है, मतलब उसी चीज को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको ही, इज कॉल्ड एज सर के ऊपर टेंशन। हाँ सर, सर पे टेंशन। हाँ सर, आपके ऊपर टेंशन, हमारे ऊपर टेंशन नहीं होता। तो ऐसे 6 पॉइंट आप लोगों को लिखने, गॉट इट। पहले डायग्राम होगी आपकी, उसके बाद में आपको सरफेस फिल्म, मतलब ऊपर वाली जो दिख रही है एक्स वाई जेड जो भी दिख रही है ऊपर की लेयर है उसको सरफेस फिल्म कहते हैं। बाद में 3 मॉलिक्यूल्स लिए ये बताना है, बाद में हर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना है ए बी सी। ए के ऊपर कोई सी फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स 0 मिलता है, कोई सी फोर्स यहां पे ज्यादा है, नीचे मॉलिक्यूल को खींचेंगे, जो भी ऊपर की लेयर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको नीचे खींचा जा रहा है। इसलिए देखो कोई मॉलिक्यूल के सब तरफ खींचेंगे तो वो स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसे, मतलब रबर पैड है या रबर होता है ना ऐसा, ठीक है, टुकड़ा ले लो उसको खींचो, देखो कैसे स्ट्रेच हो जाता वो, वैसे यहां पे फीलिंग हो जाती भैया, है ना। इसलिए तो इंसेक्ट ऊपर चल रहे हैं, पानी के ऊपर इंसेक्ट चल पा रहे, क्यों? सर पे टेंशन के कारण चल पा रहे। आप बोलेंगे हाँ, लेकिन उसका फोर्स इतना भी ज्यादा नहीं होता कि हम चल पाए, नहीं तो हम भी चल सकते थे, है ना। लेकिन क्या करें सर, इसकी ज्यादा मतलब इतना भी स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन्स नहीं है, इतने सख्त मॉलिक्यूल नहीं होते उसके, ठीक है ना, स्ट्रांग नहीं होते। बाद में बी के बारे में, सी के बारे में बाद में, इनिशियली जो हम लोगों को लेना है यहाँ पे इनिशिएटिव, वो बताना है कि सर पे टेंशन, इसके स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन्स करें, सर पे टेंशन तैयार होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते, नोट डाउन करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर में। नेक्स्ट सवाल है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, एक तो ऊपर या फॉल, है ना, यूजिंग द फोर्स मेथड। देखो प्रेशर डिफरेंस मेथड भी है और फोर्स, 2 मेथड से उसकी, ओके। तो आप लोगों को कैसे राइज होता है या फॉल होता है ये दिखाना है, मतलब हाइट निकालनी है भैया। सिंपल सी बात है कि यहां पे हम लोगों ने कैपिलरी ली, ठीक है, ये कैपिलरी में पानी है, पानी तेरा रंग कैसा है, समझो फॉर एग्जांपल ये फॉल हो रही है, ऐसे बात करते हैं, ठीक है, ओके। फॉल नहीं हो रही है, एक ऐसा उसका शेप है, मतलब हम लोग केरोसिन का शेप है, ऐसा पकड़ सकते हैं। मुझे बताओ इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, इसको, इस चीज को, तो ये फोर्स ये ऐसे होगा इसके, है ना, इसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, सही है भैया। अब मुझे बताओ भैया, ये जो पार्ट्स है यहां पे थीटा ये है, तो ये थीटा इधर बनेगा, अल्टरनेट एंगल तो पता है ना, तो ये इसके कंपोनेंट है, जिसके साथ थीटा उसको कहते हैं कॉस थीटा, मतलब ये एफ कॉस थीटा। एक इधर भी होगा, ये आपके बुक्स में नहीं दिया है लेकिन पता होना चाहिए, एफ टी साइन थीटा,
इसके कंपोनेंट रिजॉल्व किए। ये जो टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये यहां पे पॉइंट है, ये कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो भी मॉलिक्यूल से इस सॉलिड से ये पानी चिपक गया यहां पे, यहां से हम लोगों ने एंगल ऑफ कांटेक्ट निकाल दिया। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डिफाइन पता है आप लोगों को। तो ये जो फोर्स इधर भी लगाता होगा भैया, ऐसे फोर्स लगा रहा है ये, तो इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व करा, बांट दिया, ये फोर्स, लेकिन हमारा फोर्स यही काम में आएगा। ये फोर्स तो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता ना, इसके ऊपर इधर कोई फोर्स ही नहीं लगता। और एक नीचे फोर्स लग रहा भैया, जो कि इस वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होगा m और g के कारण। सेम भैया यही कहानी आप लोग यहां पे भी कर सकते हो, करना है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये एफ टी टेंजेंशियल फोर्स है, यहां पे ये थीटा है, क्योंकि यहां पे थीटा होगा ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये एफ टी कॉस थीटा, एक तरफ कोई भी दिखाओ, आपकी इसमें एफ टी साइन थीटा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये पानी है अंदर, जो भी लिक्विड मान लो, केरोसिन है ना, जो भी जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिव भी लेते तो कोई टेंशन नहीं रहता। चलो, तो ये हो गया आपकी डायग्राम। अब ये यहां पे बताना है कि एफ टी के यहां पे रिजल्ट होके दो कंपोनेंट बने हैं। एक है भैया एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कौन सा है भैया? वर्टिकल है, देखो वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। एफ टी यहां पे साइन थीटा दिख रहा है, देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। कौन सा है लिखना है भैया आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके मार्क होंगे आपके, आधा मार्क होने वाला है। लेकिन हमारे पास एफ टी साइन थीटा, ये कोई एक्ट फोर्स नहीं कर रहा, एफ टी कॉस थीटा कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास सर पे टेंशन की जो डिफाइन है, टी इज इक्वल टू एफ बाई एल, ये डिफाइन है फोर्स पर यूनिट लाइन, है ना। थोड़ी शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो ये फोर्स ऑफ टेंजेंशियल जो फोर्स है भैया, वो टेंशन, और ये टॉइस पाई आर। क्यों भैया? क्योंकि यहां पे हमारे पास ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है ये, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की लेंथ जो होती है टॉइस पाई आर होती है। गॉट इट? मुझे समझ में आता होगा, ये कंसिडर कर रहा हूं मैं, बढ़ना आगे। लेकिन भैया जो फोर्स एक्ट हो रहा है, ये इसके ऊपर हो रहा है, ये और ये फोर्स, ये दोनों ही फोर्स काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होने वाला है। एक तो ये फोर्स है, एक तो ऊपर वाला है ना, क्योंकि हाइट निकालनी मुझे, कितना पानी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो mg से, ऊपर जा रहा है तो एफ टी कॉस थीटा। तो यहां पे दो कंपोनेंट सकते हैं, एफ टी, ये वर्टिकल कंपोनेंट, देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है मुझे भैया, ओके। तो ये जो एफ टी का यहां पे टी टेंशन है, ये टेंशन लेना चाहिए था क्या? यदि है ना, हाँ, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो ये जो है इसका जो टी है, टी, ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं टी टॉइस पाई आर, और यहां पे कॉस थीटा कंपोनेंट काम में आ रहा है। क्यों लिया सर? देखो फार्मूला तो टी इंटू टॉइस पाई आर है, कॉस थीटा क्यों लिया भैया? ये कंपोनेंट काम कर रहा है इसलिए ले रहा हूं। मेरी बात तो समझ गए? फार्मूला सेम है भैया, टेंजेंशियल सेम है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स होगा टी इंटू यल, यल मतलब टॉइस पाई आर। कॉस थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि भैया ये वर्टिकल कंपोनेंट के लिए काम कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ो। चलो, अब मुझे बताओ भैया, ये यहां पे डाउनवर्ड फोर्स होगा, हाँ सर बराबर है। तो यहां पे जो वेट है, या डाउनवर्ड फोर्स बोलो इसको, है ना, डाउन, है ना, डाउनवर्ड फोर्स जो है लिख सकता हूं कि यहां पे वेट बोलो इसको, नहीं तो यम जी। अब ये यम कौन है? तो इसकी डेंसिटी सब चीजें पे डिपेंड होता है। डेंसिटी होता है भैया मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पे मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम किसकी है भैया? ये सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, और हॉलो सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो यहां पे वेट मास की वैल्यू मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच रो, और जी एज इट इज, ये इक्वेशन नंबर 2। चलो मुझे बताओ, वेट इज द फॉर्म ऑफ द फोर्स ही होता है, तो इसकी वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूं, तो ये फार्मूला रख सकता हूं मैं यहां पे, वैल्यू पुट वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ये जो वैल्यू है टी ट्वाइस पाई आर कॉस थीटा। मुझे लगता है कि पाई से पाई को मरवा दो, एक आर से एक आर को मरवा दो, बचा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग काम कर रहे हैं अभी, यहां पे मुझे निकालना है हाइट, कितना ऊपर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, ये निकालने के लिए कर रहा हूं कोशिश में, यह चाहिए रहता है।
तो टॉइस टी कॉस थीटा बचा, यहाँ पे देखो 2t कॉस थीटा, यहाँ पे जो बिना काम के टर्म नीचे डाल दो तो r बचा है, रो बचा है और g। दिस इज द ये फॉल या हाइट कितनी बढ़ रही है इस फार्मूले से निकाल सकते हो। मतलब टेंशन कितना है सर पे, टेंशन यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है निकालना है, r इज द रेडियस कितनी है, डेंसिटी कितनी उस लिक्विड की, और ग्रेविटी तो 9.8 होती है पता है। या आप लोग टेंशन भी निकालने तो निकाल सकते, टी यहीं रहने दो, देखो एच आर रो जी, देखो ये टर्म इधर आ गए और ये डिवाइड जाने वाला है टी या सॉरी 2 cos थीटा, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 मार्क के लिए सवाल है। कैसे, इसके लिए आधा मार्क है भैया आपके लिए, एक्सप्लेनेशन जो दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जो ओरली बताता हूं इसके लिए आधा मार्क, 1 मार्क हो गया भैया। ये कंपोनेंट ये लिखो आधा मार्क, ठीक है, ये फार्मूला लिखा आधा मार्क, कितना हो गया भैया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहां से वेट ये आधा और ये आधा, 3 मार्क के लिए सवाल आपको एग्जाम में आने के चांस सिंपल है। एक तो प्रेशर डिफरेंस से आता है, या आप लोगों को फोर्स के मेथड से, यूजिंग द फोर्स मेथड, 2 मेथड से उसकी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते बच्चों, जो कि सवाल है आपके लिए, स्टेट द स्टोक्स लॉ, मतलब लॉ लिखना है, गिव द 2 फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब 2 सवाल को कंबाइन किया गया, अलग सवाल है एक्चुअल में। एक बात बताओ भैया, यहां पे एक फार्मूला लिखो 6 पाई ईटा आरवी, बस जो लोग इस फार्मूले को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये फार्मूला क्या आपको नॉलेज देना चाहता है, बस स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे सर बताओ, देखो क्या लिखा है, द विस्कस फोर्स, इसको विस्कस फोर्स कहते हैं, एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर। देखो हम लोगों ने डायग्राम भी अगर लिखते हैं तो ये इसमें स्मॉल स्पीयर है, और ये स्पीयर टर्मिनल वेलोसिटी उसकी जो भी इसका रेडियस आर होगा, है ना, नीचे आ रहा है, उसके लिए हम लोग फीलिंग मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, पिक्चराइज करेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो है स्पीयर नीचे 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 आ रहा है, तब देखो ये स्मॉल स्पीयर फॉलोइंग थ्रू द मीडियम, कोई मीडियम में से नीचे आ रहा है, मतलब विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर फॉलोइंग थ्रू द मीडियम, कोई मीडियम में से, मतलब वाटर हो, है ना, हनी बीज हो, इसमें डाल दिया और नीचे आ रहा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भैया, एक तो इसके रेडियस, नंबर 1 रेडियस ऑफ द स्पीयर, उसके बाद में उसका क्या है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड में वेलोसिटी कितनी है, और कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है भैया, खत्म किस्सा। 6 पाई क्या भैया, ये कांस्टेंट टर्म है। जब साइंटिस्ट लोगों ने इसका विस्कस फोर्स सर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई मीडियम में से अगर कोई स्पीयर नीचे आता है तब उसका रेडियस कितना है, इसकी वेलोसिटी और इसके ये जो लिक्विड है कितना गाढ़ापन है, विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है। देखो हनी भी ज्यादा गाढ़ा होता है, पानी ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, उसके ऊपर है। तो ये इसका स्टेटमेंट बनेगा इतनी सिंपल वे से, बस कुछ नहीं। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है ये किस पे निर्भर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 भैया, इस लिक्विड का नेचर कौन सा है, मतलब लिक्विड कैसा है भैया, वो केरोसिन है, पेट्रोल है, मरकरी है, हनी भी है, क्या इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा या एब्टूस एंगल होगा या कौन सा एंगल होगा, ये सब निर्भर करता है उसके नेचर के ऊपर। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं नेचर ऑफ द लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट कैसे उसके ऊपर डिपेंड है, नंबर 1। दूसरी बात भैया, ठीक है, पानी और एक बकेट में पानी ले लो, देखा हमने कि उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट हमको एक्यूट मिला है, कंसीडर करते हैं, उसमें हम लोग डिटर्जेंट पाउडर डालो, देखो वो है ना ऊपर 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 जो इसका जो बबल्स होते हैं ऊपर आते हैं, क्या हो गया भैया, हमने डिटर्जेंट पाउडर ऐड किया उसमें, मतलब इंप्योरिटी ऐड की। पानी में शक्कर, देखो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा, लेमन डालो तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। मतलब भैया मुझे ये बताना है, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक तो उसका लिक्विड का नेचर कैसा है, वो केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, इस पे ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर 2, आपने पानी में क्या डाला, शक्कर डालो तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, डिटर्जेंट पाउडर डालो तो देखो उसके बबल ऊपर आते हैं, मतलब उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, बात सही है। तीसरी बात, टेम्परेचर चेंज करने से होता है, कैसे, जैसे कि हम लोग दूध को अगर हमने गैस पे रखा तो
टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे क्या होता है, दूध है ना ऊपर ऊपर आने लगता है, इसका वॉल्यूम चेंज होता है। मतलब बच्चों ये सभी चीजें इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट, इंप्योरिटी मतलब कुछ ऐड करना, और इसके सरफेस कैसा है, लिक्विड का नेचर कैसा है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दो क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया है, समझ में आ रहा है। तो चलो अगले न्यूमेरिकल, अब 3 न्यूमेरिकल, 3 सवाल थ्योरेटिकली है, 3 न्यूमेरिकल है, तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते बच्चों, 27 ड्रॉप है। ओके सर, आंसर में लिख दो ना फिर, n इज इक्वल टू 27। रेडियस कितनी है, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो 0.1 मिली का मीटर में -3 और एक पावर और शिफ्ट करते हैं तो 1 इंटू 10⁻⁻4। ये 1 मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई है ही है, ठीक है, इनटू ए सिंगल ड्रॉप। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालनी है मुझे, मतलब वर्क निकालना है, पता ना, वर्क इज इक्वल टू टी इंटू डी ए लिखते हैं हम लोग। सर पे टेंशन दिया है, ओके सर, सर पे टेंशन है 0.072 न्यूटन पर मीटर। मैं हमेशा 72 10⁻³ न्यूटन मीटर शिफ्ट करता हूं पॉइंट को, कुछ नहीं, सिंपल है। अब मुझे बताओ, उनके पास एक पहला ड्रॉप था, है ना, मतलब क्या, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, हाँ ये जो आप रेडियस वाले, अच्छा सिंगल ड्रॉप बना है, मतलब उनका कहना है कि सिंगल ड्रॉप है, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आ रही है? अरे स्पेरिकल होता है ना, उसके मैंने n नंबर्स ऑफ ड्रॉपलेट्स है इक्वल टू, अरे 27 को 1 बना दिया, या तोड़ के 1 को 27 बना दिए, ऐसे चीज है ना। तो यहां पे इसके लिए होगा 4/3, ये हर एक का है, ऐसे कितने हैं 27, तो पता नहीं है, समझो n ऐसा रखा है मैंने। चलो एक काम करते हैं यार, 4/3 पाई 3/4 पाई कैंसिल करता हूं, आर क्यूब इज इक्वल टू n आर क्यूब लिखता हूं, स्मॉल r कैपिटल है, समझ ला। ये गया तो ये क्यूब रूट में जाएगा, क्योंकि ये इसका क्यूब क्यूब गया, ये क्यूब रूट में आएगा। तो r निकालना है, रेडियस, बड़े का रेडियस निकालना है, हम लोगों को छोटे का दिया है, ठीक है ना। तो ये क्यूब रूट, n की वैल्यू है 27 और स्मॉल r की वैल्यू 10⁻⁻4। तो मुझे लगता है 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 10⁻⁻4 मीटर रेडियस है बड़े का। छोटे का 10⁻⁻4 है और बड़े का इतना है, या 0.3 मिलीमीटर लिख सकते हैं, लिखना है तो मैं मीटर में लिख रहा हूं फिलहाल में। चलो सर, हमारा जो उद्देश्य है वो बता दो, बाद में आपको क्या करना देख लेना। आपको पता होगा वर्क इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वर्क डन, टी फाइनली है मेरे पास n 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे फार्मूला आ गया सर, तो ये है t इंटू डी ए, ये फार्मूला, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया ये फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल ये है। चलो तो ये t मुझे लगता है कि इस 4 पाई को बाहर निकालेंगे, n आर स्क्वायर, यहां पे सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, टी की वैल्यू मेरे पास है 72 इंटू 10⁻³ 4 पाई की वैल्यू ध्यान रखना है 3.142 लिखना है, ठीक है ना। n है मेरे पास 27 और यहां पे r का स्क्वायर, r 10⁻⁻4 का स्क्वायर, देखो 10⁻⁻, और कैपिटल जो r है मैंने अभी निकाला है उसका स्क्वायर देखा जाए, इसको कैपिटल मतलब बड़ा, कैपिटल मतलब बड़ा ब्रैकेट करता हूं, क्योंकि भैया इसमें छोटे ब्रैकेट आ रहे हैं ना। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। चलो मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो हम लोग करते हैं भैया, यहां पे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये होगा 8 जा, ठीक है, यहाँ पे 28, सही है भैया। 3.142 10⁻³ मुझे लगता है यहाँ पे 27 माइनस 9 करते हैं 10⁻⁸। बात समझ में आती है, सिंपल बात है। ये 10 पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, 4 2 जा तो 8 माइनस कॉमन निकाले 27 और इसका स्क्वायर 9 है, तो मैं ये किया। तो वर्क इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई, भैया मुझे लगता है यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3.142 10⁻11। तो वर्क इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लिकेशन करवा लेते। 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 4 जा 74 75 7 कैरी, 18 1 जा 18 ये 25 2 कैरी, है ना। 18 3 जा 54 56, सही है बच्चों,
10⁻⁻1। आप लोगों को लॉग देखना आना चाहिए। देखो लॉग ऑफ 288 एंड लॉग ऑफ 56 पॉइंट कितना भैया ये 556। तो इसका मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। इसका 2 होगा, इसका 1 होगा भैया। और लॉग टेबल में आप लोग लॉग देख सकते हैं, मैंने करके लिया है लॉग टेबल। 56 का 5 में देखना है, आपको मिलेगा भैया यहाँ पे इसका जो मिल रहा है 4594 मिल रहा है। और 288 का ठीक है 56 का 5 में 7524। और यहां पे मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग टेबल में किया जाता है एडिशन। ये होगा 8 11, यहां पे भी 11, एक कैरी 12, यहां पे 4। इसका देखना है एंटी लॉग। कैसे देखोगे 28 का 1 का 1 और 8 में ये आ रहा है भैया मेरे पास। ये कहां गया भैया, हाँ इसका जो एंटी लॉग आ रहा है 1626 आ रहा है। एक छोड़ के पॉइंट 10⁻4 लिखना है। जो पावर पॉइंट के पहले जो नंबर होता है 10⁻4 होता है। चलो लिखते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू भैया 1.26, यहां पे 10⁻4 पहले ये -11 तो 1.626। 11 में से 4 गए तो 10⁻7 रहता है। एनर्जी हमेशा हम लोग जूल में गिनते। खत्म किस्सा। 3 मार्क का न्यूमेरिकल है। आगे बढ़ते हैं। चलो तो नोट डाउन करना है, फटाफट फटाफट आगे बढ़ना है हमको। लास्ट के सिंपल है। देखो ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़े थोड़े ये चैप्टर जैसा चैप्टर ही इजी नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। सही में अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ तो बहुत इजी है। देखो a U-tube made up of capillaries of bore 1 मिलीमीटर। देखो हम लोग आंसर निकले जा रहे हैं 5 नंबर का, है ना। तो यहां पे हमारे पास 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली ट्यूब। अच्छा R1 की वैल्यू दी वाली है 1 मिलीमीटर। देखो एक बात ध्यान रखो बच्चों, सब कुछ सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड और कई वैल्यू होगी। देखो सेंटीमीटर मतलब ये CGS यूनिट वाली कहानी है। एक्चुअल में मिलीमीटर रहता तो 10⁻³ मीटर करते, लेकिन ये सेंटीमीटर में इसलिए 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। देखो अगर आपको समझ में आता तो 10⁻1 सेंटीमीटर का -2 ये हो गया कि नहीं मीटर। 10⁻³ हो रहा है ना। सेंटीमीटर मतलब -2। देखो सेंटीमीटर टू मीटर किया बाद में मैंने इसको, समझ में आ रहा है ना। मतलब कंफ्यूज हो सकता है इसलिए बता रहा हूं मैं। और R2 जो वैल्यू है भैया वो है 2 मिली। तो मैं इसको कर रहा हूं 2 × 10⁻1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों करना है, क्योंकि सभी CGS में वैल्यू है। चलो सर पे टेंशन है भैया 49 डाइन सेंटीमीटर, है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट है 0 बता रहा है। देखो ये 0 पढ़ लो। ओके और क्या है भैया, और हाँ हाइट माइनस किसकी दी वाली है, मतलब यहाँ पे h1 - h2 की वैल्यू है 1.25 सेंटीमीटर। कोई टेंशन नहीं है। g की वैल्यू तो पता है सबको। चलो h हाइट का फार्मूला है भैया 2t cos थीटा डिवाइड बाय r1 रो g। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं h1 r1? बाकी भैया देखो उन्होंने क्या बोला, U-tube मेड अप ऑफ द कैपिलरी ऑफ बोर दी वाला है रिस्पेक्टिवली। ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली पार्शली विद लिक्विड। लिक्विड एक ही है, इसका सरफेस टेंशन भी एक ही है। बात समझ में आ रही क्या? ये बात समझ में आना चाहिए। तो H2 क्या होगा भैया 2t cos थीटा r2 रो g। अच्छी बात है सर। तो h1 - h2 मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं बताओ इसमें, 2t cos थीटा रो इंटू जी। खाली R1 R2 की बात है क्योंकि ये डिफरेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इस फार्मूले में पुटअप की। कोई शक है? समझ में आ रहा है? देखो ना h1 - h2 करना है तो जो कॉमन है कॉमन निकालो, जो नहीं है कॉमन उसको रहे। मुझे निकालना है क्या, डिफरेंस लेवल पॉइंट कुट गया, कहां गया भैया। हेल्ड वर्टिकली पार्शियली फिल्ड विद द लिक्विड सरफेस टेंशन 0 एंगल ऑफ कैलकुलेट द डेंसिटी निकालनी है, रो निकालना है। तो रो को इधर रख दो। ओके सर कोई टेंशन नहीं है। बचा क्या है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो तो इधर है तो h1 - h2 इंटू जी, ये 1/r1 - 1/r2। अब फार्मूला तैयार हो चुका है।
बात समझ में आ रही है, दिखाई तो दे रहा है भैया आप लोगों को, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना अब हमारा काम है। टारगेट 2, टेंशन कितना है, कहाँ गया भैया, ये 49 cos 0 डिवाइडेड बाय h1 माइनस h2 की वैल्यू है 1.25 मल्टीप्लाई g की वैल्यू है 980 भैया, क्यों ये पता है ना आप लोगों को, क्योंकि सीजीएस में ही है, नहीं तो बोलेंगे 9.8 होती है, आपने 980 कैसे इस्तेमाल किया सर, है ना। 1 डिवाइडेड बाय ये है भैया 5 × 10⁻² है मेरे ख्याल से। मैंने कुछ गलत किया दिया, हाँ वैल्यू कुछ गलत हो चुकी है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ी सी यहां पे गड़बड़ हो चुकी है। ये भैया डायमीटर है और इसको मुझे करना है रेडियस, तो 1/2 करो उसको अधि, तो 1/2 मतलब यहां पे होगा भैया मेरे पास इसका आंसर 0.5 मिलीमीटर, तो ये होगा 5 × 10⁻² सेंटीमीटर, समझे। अरे मिलीमीटर टू मीटर सेंटीमीटर -1, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 5 × 10⁻², बात समझ। इसको भी करो भैया डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये 1 × होगा, समझे ना। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻1 भी लिख सकते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है। ओके, तो रो इज इक्वल टू भैया ये होगा 1, अच्छा ये होगा 98 डिवाइड बाय 1.25, ये होगा 980, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गए। ये ऊपर गया भैया 10⁻² + 2 होता है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 5, ये ऊपर गया तो 10⁻1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया भैया 10, तो रो इज इक्वल टू देयरफॉर ये होगा, यहां पे ध्यान देना है 1 डिवाइडेड बाय ये हो रहा है मेरे पास 1.25 × 10 और इनका 20 - 10 हो रहा है, 20 - 10। कोई समझ पा रहा है बच्चों? अरे कुछ नहीं, ये 20 कैसे हो गए, 5 2 जा, ये 20 - 10, मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा जगह इसलिए। ये बचा है मेरे पास यहाँ पे 1/1.25 10 और ये 10, क्यों 20 में से 10 गए, ये मर गया भैया, तो रो इज इक्वल टू 1.25। आप लोगों को अपने पास अगर लॉग टेबल हो, मेरे पास लॉग टेबल है, तो मैं बता रहा हूं आपको रेसिप्रोकल देखना, रेसिप्रोकल क्या बुक्स के पीछे स्क्वायर रूट देवाला है, रेसिप्रोकल देवाला है। 1.2 का 5 में, 1.2 का यहाँ पे 5 में देख रहा हूं मैं भैया, यहाँ पे 800 है, मतलब पॉइंट के बाद होते, लेकिन ये जो ऐसा लिखा है ना, ये 800 ऐसा लिखा, लेकिन पहले पॉइंट होगा। अरे डिवीजन है ना, ये तो एक से बड़ा है डिवाइडर नंबर, मतलब 0 पॉइंट आंसर आएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। और डेंसिटी होती भैया, सही में डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम यूनिट है, तो ये kg/m³ होगा, लेकिन ये सीजीएस में लिखना इसलिए g/cm³। ये आंसर आना चाहिए था मेरा रो का। खत्म किस्सा, सिंपल वे से बताने की कोशिश तो कर रहा हूं, आपको कितना भारा ये इंपॉर्टेंस है। चलो नेक्स्ट, लास्ट और फास्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। चलो खत्म करेंगे। चलो आगे बढ़ रहा हूं, खत्म करना है तो खत्म ही करना तो पड़ेगा भैया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है मेरे पास, रेक्टेंगल वायर फ्रेम साइज, मतलब समझ में आ रहा है ना, ये लिक्विड है कहीं, और इस लिक्विड में मैंने रेक्टेंगल फ्रेम रखी है, ऐसी ये रेक्टेंगल फ्रेम की बात कर रहा है ये, ठीक है। और इसकी जो साइज है 2 × 2 सेंटीमीटर, डिप इन सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में डाल दी मैंने, ये सोप सॉल्यूशन था, ऐसे बकेट में किस में ले लो और ये फ्रेम डाल दो, इसके अंदर डाल दी मैंने, और आउट बाहर निकाली मैंने इसको, है ना। सोप फिल्म फॉर्म इन द साइज ऑफ फिल्म, है ना, चार्ज टू द 3 × 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है भैया मुझे इसका। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है। पहले बात करते एरिया की, जो एरिया दी वाला है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, समझे। सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻², लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा ना, 10⁻⁴ होगा कि नहीं तो बच्चे पूछते हैं भैया, आप बोलेंगे सर इतनी छोटी छोटी बात बताते हो, हाँ बताना पड़ती है। तो ये 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर टू मीटर कर रहा हूं डायरेक्ट। सर क्यों कर रहे हो बताऊंगा, मुझे वर्क निकालना है, T × D ये फार्मूला है, लेकिन 2 लिखूंगा क्योंकि भैया ये रेक्टेंगल फ्रेम है, इसको 2 सरफेस होंगे। जैसे कि ड्रॉप के लिए सिंगल
ड्रॉप को बबल बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते वैसे। तो 2, यहां पे टी की वैल्यू दी है कि नहीं? अरे भैया सर पे टेंशन दिया है सर, बताओ दो। सर पे टेंशन है मेरे पास यहाँ पे 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो ये 3 × 10⁻², यहाँ पे A2 - A1 कर सकता था मैं, है ना, या इसी को पहले फार्मूला बना दो, चलो कोई टेंशन नहीं। 2 3 × 10⁻², A कितना है भैया? ये है भैया A2, तो इसका स्क्वायर कर रहा हूं डायरेक्ट, 9 × 10⁻² का 4 का स्क्वायर। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो हो रहा है यहां पे। आई थिंक नहीं, स्क्वायर करने की जरूरत है क्या भैया? नहीं, स्क्वायर नहीं है ना। A2 - A1 स्क्वायर क्यों कर रहा? 4 - 10⁻⁴। हाँ, होता है कभी कभी ऐसे। ये 6 × 10⁻, 9 में से 4 गए भैया, 5। ये तो कॉमन निकाला था -4, तो ये हो गए 30 10⁻⁶ जूल। ऐसे भी लिख सकते हो 6 5 या 3 यहां पे 10⁻⁵ जूल, ये भी डाल सकते हो। दोनों में से कोई भी आंसर सही है। तो ये थे आपके 3 मार्क के सवाल। इसके बाद में 4 मार्क के 3 ही सवाल है, उसको लेके आऊंगा। तब तक शेयर करना है, पढ़ाई करते रहो यार, एग्जाम का देखा जाएगा, हम लोग हमारी तैयारी करेंगे। तो चलो, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।